भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति को उस समाज की महिलाओं की उन्नति के साथ देखता हूं। I measure the progress of a community by the degree of the progress women have achieved. यदि किसी समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं है तो यह समझ लीजिए कि वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, और अगर उन्नति होगी भी तो आधी जो उस समाज की आबादी है वो पीछे ही रह जाएगी, तो पूर्ण रूप से कभी भी वो समाज उन्नत नहीं माना जाएगा। माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो मिर्जापुर से सांसद है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम मैम। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ऐसे स्मरण जरूर करना चाहती हूँ जिनकी वजह से इतने वर्षों में आजादी के बाद का जो दौर रहा और आजादी से पहले का भी जो समय रहा, महिलाओं की स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया है। मैं सबसे पहले स्मरण करना चाहती हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, और उनके शब्दों को आप सबके बीच में दोहराना चाहती हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस which the women of the community have achieved. बाबा साहेब अम्बेडकर ताउम्र महिलाओं की बेहतर शिक्षा, उनकी समानता और समाज में उनके एक बेहतर स्तर के समर्थक रहे, और उसके लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया। मैं आज इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का भी स्मरण करना चाहती हूँ, जिन्होंने भारत जिस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस दौर में उन्होंने ऐसी महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया जो समाज के सबसे वंचित, अस्पृश्य समझे जाने वाले तबके से आती थी। हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो दौर क्या होगा जब ये देश जाति व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और ऐसे समय में जो समाज अस्पृश्य समझा जाता था, जो समाज का सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ वर्ग था, उस वर्ग से आने वाली महिलाओं की क्या स्थिति होगी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, और उनको शिक्षा मिले इसके लिए प्रयास माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया। मैं आज उनका भी पुण्य स्मरण करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ जिनसे मैं सदैव प्रेरणा पाती हूँ और अपने राजनीतिक सामाजिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ, अखंड राष्ट्र के शिल्पी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का भी स्मरण करते हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी को साधुवाद भी व्यक्त करती हूँ कि इस कोरोना काल में इतना बड़ा पैंडेमिक है और पूरे दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि आज हम 10 लाख से ज्यादा 1 मिलियन केसेस से ज्यादा भारत में हो चुके हैं। हालांकि धीरे धीरे पेशेंट्स रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती देश और दुनिया के सामने है। इस कोरोना के भीषण संकट में आप सभी एनलाइटेंड महिलाएं और साथ में जो पुरुष वर्ग के हमारे साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक वर्चुअल स्पेस में जुड़ने के अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक अच्छा तरीका है, हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। और आज की जो हमारी इस कार्यक्रम की मॉडरेटर हैं डॉक्टर जयश्री, जिनको आप सभी ने अभी सुना,
जो बहुजन ब्रेनस्टॉर्म की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब से जुड़ने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर निदा खान जी जो आज के इस कार्यक्रम की स्पीकर हैं, अभी मैं उनके विचारों को भी सुन रही थी। बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने विचारों को रखा है। निदा जी, आपके बारे में मुझे जानकारी दी गई कि मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिलाओं के हक हकूक के लिए विशेष तौर से आप बहुत संघर्षरत हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई भी देना चाहती हूँ और आपसे भी जुड़ने का ये सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए डॉक्टर जयश्री जी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और जितनी भी हमारी समस्त नारी शक्ति आज एक साथ आई है, सभी का मैं अभिवादन करना चाहती हूँ। और क्योंकि आज का जो विषय है, महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है, महिलाओं के इमांसिपेशन के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या और करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने वर्षों में कुछ हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतने वर्षों में समाज बदला नहीं है। भले ही धीमी गति से बदला हो, लेकिन निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आया है। तो अभी और क्या करने की जरूरत है, इस विषय पर आज की हमारी ये चर्चा आधारित है। और मैं मानती हूं कि आज जितनी भी बहनें इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी एनलाइटेंड महिलाएं हैं, जागरूक हैं, महिलाओं के अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हैं। और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि हम अक्सर सुनते हैं कि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाएं तो शक्ति स्वरूपा होती हैं। तो आप में से अगर कोई भी हमारी महिला ऐसी है जो इस बात में विश्वास नहीं रखती, जिसको ये यकीन नहीं है कि वो अपने आप में एक शक्ति स्तंभ है, जिसको अपने अस्तित्व से प्रेम नहीं है, या जो अपने गुणों को नहीं पहचानती है, या जो अपने आप को सम्मान के लायक नहीं समझती है, कहीं ऐसा भाव मन में आता है, अगर कहीं भी हम ऐसे भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है, तो मुझे लगता है ये सारी चर्चा बेमानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अपनी पहचान से प्रेम करती हैं, अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखती हैं और उन्हें हर वक्त अपने ऊपर, अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरों के अप्रूवल की, दूसरों की स्टैंप की, दूसरों की मोहर की जरूरत महसूस नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि हमारे इस जीवन में, मैं ये हर व्यक्ति के लिए कह रही हूँ, केवल महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन चूंकि आज की ये चर्चा महिलाओं पर आधारित है, इसलिए मैं सभी बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में हम सभी प्रेम चाहते हैं, हम सभी सम्मान चाहते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा एक मूल मंत्र कि जीवन में प्रेम और सम्मान, आदर उसी व्यक्ति को मिलता है जो स्वयं अपने आप से प्रेम करना जानता है और जो स्वयं अपने आप को सम्मान देना भी जानता है। अगर आप स्वयं अपने आप को प्रेम के लायक नहीं समझते, अगर स्वयं आप अपना सम्मान नहीं करते, तो क्षमा कीजिए, दूसरों से सम्मान मिलने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ यही कि आप एक महिला हैं, अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान से प्रेम करिए, अपने गुणों को पहचानिए, ध्यान दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, और ऐसा करने लगेंगे तो स्वयं आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी जो आभा है वो पूरे दुनिया को, पूरे समाज को नजर आएगी और वही लोगों को आकर्षित करेगी। वो आपको वो सम्मान भी देंगे जो सम्मान आप स्वयं अपने आप को देती भी हैं और जिसकी दूसरों से आप उम्मीद भी करती हैं। एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जेंडर कंपैरिजन में बहुत विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रकृति ने जब नर और मादा को बनाया, प्रकृति ने जब
पुरुष और महिला को बनाया, तो हम अलग अलग गुणों और विशेषताओं के साथ इस दुनिया में आए हैं। पुरुषों की अलग क्षमताएं होती हैं, महिलाओं की अलग क्षमताएं होती हैं। आग और पानी की तुलना कभी नहीं की जा सकती। आग के अंदर गर्माहट है, पानी के अंदर शीतलता है। आग का काम कभी पानी नहीं कर सकता और पानी का काम कभी आग नहीं कर सकती। इसलिए जब हम विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, जब हम विमेन लिबरेशन की बात करते हैं, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब पुरुषों से तुलना करना नहीं होता, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए पूरे समाज के अंदर ये संदेश देना होता है कि हमारी क्षमताओं का आकलन कमजोर तरीके से करते हुए हमारा शोषण कोई कर सके, ये संभव नहीं है। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमें अपनी योग्यताओं पर नाज है और उन योग्यताओं के दम पे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको। हम सभी, नहीं सभी तो कुछ लोग जरूर कभी पूजा घर को देखते होंगे, कभी हम मंदिर को देखते होंगे। जब मैं मंदिर को, पूजा घर को, या जो भी हमारी श्रद्धा का स्थान है, उसमें हमने एक जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा। जब मैं उस जलती हुई अगरबत्ती को देखती हूँ कि कैसे धीरे 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 जलकर वो पूरे प्रांगण को, घर को, मंदिर को सुगंधित करती है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति ने कुछ ऐसे गुण नारी के अंदर, एक स्त्री के अंदर जरूर दिए। एक स्त्री के अंदर आग भी है, एक स्त्री के अंदर धीरज भी है, एक स्त्री के अंदर सहनशीलता भी है, और एक स्त्री के अंदर ही ये ताकत है कि दूसरों को खुद से पहले रख सकती और समग्र विकास के बारे में सोचकर, समग्र उन्नति के बारे में सोचकर आगे बढ़ सकती है। ये गुण एक स्त्री के अंदर होते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि स्त्री के अंदर की कोमलता, उसके अंदर का ममत्व, उसके अंदर का आत्मबल, उसके अंदर का आत्मविश्वास, इसको उसकी शक्ति से ज्यादा उसकी निर्बलता, उसकी कमजोरी समझने की भूल समाज में कुछ लोगों ने जरूर की है। और ये सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि अगर ये सत्य नहीं होता तो स्त्रियों की स्थिति को देखते हुए हमें देश में एक असंतुलित सा चित्र नजर नहीं आता। असंतुलित सा चित्र क्यों मैं कहती हूं? असंतुलित इसलिए कहती हूं क्योंकि जब हम स्टेटस ऑफ विमेन, इसको समझने के लिए अपनी निगाह दौड़ाते हैं, अपने दिमाग के घोड़े खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि एक और हमारा जन्म एक ऐसे देश में हुआ है जहां एक स्त्री राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकती है, एक स्त्री प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर सकती है, एक स्त्री राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकती है, एक स्त्री लोकसभा की अध्यक्ष हो सकती है, एक स्त्री राज्यसभा की सभापति हो सकती है, एक स्त्री राजनीतिक दलों की शीर्ष नेतृत्व भी बन सकती है, और यहां तक कि तमाम प्रोफेशनल फील्ड्स में जज हो, वकील हो, पुलिस अफसर हो, पत्रकार हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, मॉडल हो, साइंटिस्ट हो, सब कुछ बन सकती है। जब ये चित्र हम देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रसन्नता का, एक गौरव का भाव उत्पन्न होता है। ये वो चित्र है जो हमारे देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। लेकिन दूसरी ओर कैसा चित्र देखते हैं? दूसरी ओर हम वो चित्र देखते हैं जिसकी बात
हमारी बहन डॉक्टर जयश्री जी ने कही कि लिंग भेद की यह पराकाष्ठा है कि हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं, मैं सभी की बात नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि परिवर्तन आया है, हर परिवार एक समान नहीं सोचता, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देना चाहते। फीमेल फिटिसाइड हमारे समाज के अंदर इतना बड़ा कलंक है, और इस कलंक को जब हम देखते हैं तो हमारा हृदय व्यथित होता है। हम देखते हैं कि 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। इस बच्ची ने अभी जन्म लिया है, जिसकी किलकारियां भी ठीक से अभी नहीं सुन पाए हम। ऐसी बच्ची के प्रति कोई ऐसा विकृत मनोभाव कैसे रख सकता है? ये बात बहुत दुख भी पहुंचाती है और चौंकाने वाली भी है। एक वृद्ध महिला भी शायद सुरक्षित नहीं है, एक अधेड़ उम्र की महिला भी सुरक्षित नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप हो जाता है। हमने पिछले दिनों हैदराबाद की बेटी के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुना। हमने उन्नाव में एक बेटी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुना, और निर्भया की घटना हम सभी को याद है, किसी के जहन से निकल नहीं सकती। पूरे देश की आत्मा को आहत करने वाली वो घटना रही, और उसमें न्याय मिलते मिलते न्याय मिला, दोषियों को फांसी की सजा हुई, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन निश्चित रूप से उसमें समय लगा, क्योंकि हमारी जो जुडिशियल प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। तो जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो लगता है कि ये कैसा चित्र है? ये तो एक बिगड़ी हुई तस्वीर है जो बहुत तकलीफ देती है। ये एक महिला जज है, एक महिला मुख्यमंत्री है, एक महिला डॉक्टर है, एक महिला राष्ट्रपति है, और फिर भी देश की सड़कों पर अंधेरी रात में देश की बेटी महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं। और सिर्फ सड़कों पर नहीं, घरों के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी सोच रखने वाले भारत देश के अंदर एक स्त्री का अर्थ, एक नारी का अर्थ, एक औरत का, एक महिला का अर्थ कामुकता कब बन गया? मैं इस बहस में जाने का प्रयास नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूं कि अगर देश की बेटी, देश की नारी बड़े से बड़े पदों पर आसीन होकर एक से एक नई प्रोफेशनल फील्ड्स में जाकर देश की प्रगति, देश की उन्नति में योगदान दे सकती है, तो निश्चित रूप से एक स्त्री के अंदर, एक बेटी के अंदर, एक महिला के अंदर पुरुषों से, मर्दों से, बेटों से कम योग्यता, क्षमता, काबिलियत नहीं होती। प्रकृति ने नर और नारी को क्षमताओं और योग्यताओं में कोई भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं किया है। हमें अलग तरीके से काबिल बनाया है, पुरुषों को अलग तरीके से काबिल बनाया है। पुरुष बहुत कुछ कर सकती है, महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भेदभाव आधारित शोषण हमारे समाज में उत्पन्न हुआ है, वो सब मानव रचित है। और मानव रचित है, यानी उसको दूर करने का काम भी हम कर सकते हैं, हमारे हाथों में ही है। और गुजरते वक्त के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि परिवर्तन आया, हम ये बिल्कुल नहीं नकार सकते कि बदलाव नहीं हुआ है। स्त्रियों की दशा में सुधार आया है, महिलाएं पहले से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, महिलाएं ज्यादा जागरूक हुई हैं, लेकिन इस जागरूकता को और बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं को 3 तरीके से सशक्त होने की जरूरत है: शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। मैं मानती हूं कि अगर सामाजिक स्थितियां, सामाजिक परिवेश बेहतर होता है, सकारात्मक होता है, तो महिलाओं का शैक्षणिक प्रगति भी होती है और आर्थिक स्वावलंबन भी आता है, जब समाज की सोच महिलाओं के लिए बेहतर बनती है। लेकिन ये वाइस वर्सा भी है, यानी कि जब बेटियां उच्च शिक्षा ग्रहण करती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, अपने अधिकारों को जानती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, स्वावलंबी बनती हैं, पैसे कमाती हैं, तब
समाज की सोच में, समाज के नजरिए में बेटियों के प्रति बदलाव आता है, तो ये आपस में जुड़े भी हैं, वाइस वर्सा एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। सरकारें और संविधान, संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस हैं महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान की रचना की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों का इसमें योगदान रहा है, और बहुत सारे हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबे समय तक चर्चा करके इस संविधान में ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उनका अनुपालन कितना होता है, ये हमारे शासन तंत्र पर, हमारे प्रशासन तंत्र पर निर्भर करता है। और शासन और प्रशासन में आने वाले लोग, बैठने वाले लोग समाज से ही आते हैं। तो समाज को सुधारेंगे तो बेहतर सोच के साथ लोग शासन और प्रशासन में जाएंगे और संविधान के प्रोविजन का अनुपालन भी होगा। और समय समय पर ऐसा होता भी आया है। सरकारों ने अपना काम किया है, संविधान ने अपना काम किया है। सरकारें चाहे जिस भी राज्य की हो, देश की हो, किसी भी दल की हो, सबने कुछ ना कुछ काम जरूर किया है। महिलाओं के कल्याण की तमाम योजनाएं लाने का काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं। महिलाओं को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो, उनका स्वास्थ्य संवर्धन कैसे हो, महिलाएं स्वावलंबी कैसे बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बने, और सबसे बड़ी बात, सुरक्षित और महफूज होकर अपनी डिग्निटी के साथ समाज में सम्मान पूर्वक जीवन कैसे जिए। संविधान और समाज ने मिलकर निरंतर ये प्रयास आजादी के बाद से किए। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनेता अपना काम करेंगे, मीडिया अपना काम करेगा, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करेंगे, एनजीओ, सोशल वर्कर्स अपना काम करेंगे। कुछ काम को महिलाओं को स्वयं भी करना होगा, अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठानी होगी। ये समाज हमारे लायक कैसे बने, इसके लिए हम क्या करें, इसको सोचने की बहुत जरूरत है। सिर्फ कोई दूसरा ही सब कुछ कर देगा, ये सोच ठीक नहीं। एवरी चेंज बिगिंस विद मी, इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हर परिवर्तन की, हर बदलाव की शुरुआत मुझसे होनी चाहिए। तो मैं एक महिला के रूप में क्या करूं कि समाज में मेरी स्थिति में सुधार हो और मेरी जैसी अन्य महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। क्या करना पड़ेगा, जो मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा। आप में से कितनी महिलाएं स्वयं से प्रेम करना जानती, किसको इस बात पर गर्व है कि आपने एक पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक महिला के रूप में जन्म लिया है। अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान से प्रेम करती हूं। ये तो सबको करना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम अपनी खूबियों को, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को पहचानते हैं? क्या उसका आकलन करने की क्षमता है हमारे अंदर? कभी हम आत्ममंथन करते हैं, कभी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ठंडे दिमाग से बैठकर सोचते हैं कि हम में क्या क्या ताकत है, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हम क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्या ऐसा है जो हमें नहीं आता और हम सीख सकते हैं। रोज कुछ नया सीखना, अपने स्किल्स को बढ़ाना, नए से नई जानकारी रखना, अपडेटेड रहना और अपने आप को कभी कम आकलन मत करना, ये हमें करने की जरूरत है। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी घुमाएगा तो पैदा नहीं हो जाएगा। आत्मविश्वास हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, हमारे मन से, हमारी आत्मा से उत्पन्न होता है, हमारे अपने दिमाग से उत्पन्न होता है। समाज में हमको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो हमेशा हमें ये एहसास कराएंगे कि हम एक महिला हैं तो हमारी क्या सीमाएं हैं, हम एक महिला हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम एक महिला हैं तो हम कितनी कमियां हमारे अंदर हो सकती हैं, या कैसे हम, हमारे साथ प्रकृति ने डिस्क्रिमिनेट किया है। हमारा आत्मविश्वास गिराने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं,
लेकिन अब तय आपको करना है। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना है आपको। अगर आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया कि परिवार में पिता ने भी बोला कि बेटी हो अपनी सीमा में रहो, भाई ने भी बोला कि तुम लड़की हो इसलिए ऐसा नहीं कर सकती, और आगे जाकर ससुराल में पति भी ऐसा मिल गया जो हर वक्त बोलता है कि अरे तुम्हें आता क्या है, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम मुझ पर निर्भर हो, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब देखिए, अगर आप इन बातों से प्रभावित होती हैं, अगर ये बातें आपके हृदय को, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, इसका मतलब आपने अपना रिमोट कंट्रोल पुरुषों के हाथ में दे रखा है। और सिर्फ पुरुषों के हाथ में नहीं, अगर कोई महिला भी दूसरी महिला का आत्मविश्वास गिराने के लिए टीका टिप्पणी करती है, तो इसका मतलब कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल भी ऐसी महिलाओं के हाथों में दे रखा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। मैं कैसा महसूस करूंगी, मैं कैसा सोचूंगी, ये मैं तय करूंगी, कोई और तय नहीं करेगा। मुझे सुबह से लेकर रात तक दिन में 100 बार कोई भी बोले कि तुम किसी लायक नहीं हो, लेकिन मैं इस बात को पर जिस मनुष्य को भी जन्म दिया है, स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी को किसी न किसी काबिलियत के साथ, विशेषताओं के साथ भेजा है, और हमें इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी काबिलियत को पहचानना है। और रोज कुछ ना कुछ सीखने का हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें समझ में आएगा कि बहुत कुछ ऐसा जो हम कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि हम कर सकते हैं, वो वाकई में हम कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर औरत के लिए मी टाइम बहुत जरूरी होता है। मी टाइम यानी मेरा वक्त, वो वक्त, दिन के कुछ वो लम्हे जो सिर्फ मेरे हैं। उसमें ना पति है, ना सास है, ना पिता है, ना ससुर है, ना बच्चे हैं, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं। वो समय सिर्फ मेरा है, और वो समय मेरे आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए है। वो समय ऐसे कामों को करने के लिए है जो मुझे अंदर तक ऊर्जावान बनाते हैं। चाहे मैं कोई किताब पढूं, चाहे मैं मेडिटेशन करूं, ध्यान करूं, चाहे मैं योग करूं, चाहे मैं वॉकिंग पे जाऊं, चाहे मैं कोई खेलूं, चाहे मैं म्यूजिक सुनूं, चाहे मैं कढ़ाई, सिलाई, बुनाई करूं, मैं कुछ भी करूं, तो मेरा मी टाइम बहुत जरूरी है। और हर महिला से मैं कहना चाहती हूँ कि अपना मी टाइम आप जरूर अपने साथ रखें। और कुछ बातों से प्रभावित होना तो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि हम रोजमर्रा में कुछ बातों को सुनते हैं, अरे लड़की का रंग सांवला है, शादी कैसे होगी, सुनते हैं कि नहीं सुनते? अरे भाई, लड़की की उम्र बढ़ रही है, 30 साल की हो गई, 32 साल की हो गई, 34 साल की हो गई, बताओ शादी ही नहीं हुई, क्या होगा इसके जीवन में? अरे कितनी मोटी हो रही है, डबल एक्सल साइज हो गया, साइज 0 पर आ जाओ, नहीं तो कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। अरे लड़की हो, इतना जोर जोर से बोलती हो, भाई धीरे बोलो, लड़कियों को धीरे धीरे आहिस्ता बोलना चाहिए। मैं आप महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, वैसे तो पुरुष भी इस कार्यक्रम में होंगे, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के विरुद्ध नकारात्मक टीका टिप्पणी करने की जो आदत हमारे समाज में है, इससे हमें बचना चाहिए। कोई लड़की सांवली है, मोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके आत्मविश्वास को खत्म कर दें। और बेटियों को भी इन चीजों से बचना चाहिए। मैंने कहा ना, अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कभी न चाहते हुए भी, अनजाने में ऐसी नकारात्मक टीका टिप्पणी में हम भी शामिल हो जाते हैं। गलत है, सोचना पड़ेगा, इन बातों को खत्म करना होगा। परिवार के अंदर से लेकर समाज में बाहर तक जब महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी होंगी, तब सही मायनों में 100% बदलाव आएगा, मजबूती आएगी, इमांसिपेशन होगा, एम्पावरमेंट होगा। वैसे तो एम्पावरमेंट जैसा शब्द महिलाओं के लिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं मानती हूँ कि महिलाएं शक्ति स्वरूपा होती हैं, महिलाएं शक्ति स्तंभ होती हैं।
सिर्फ अपनी शक्ति को स्वयं पहचाने, और अपनी शक्ति को स्वयं ही पहचानना होगा। कोई हमें स्वर्ग से उतर के आने वाला नहीं है जो हमें हमारी अंदर की शक्ति का एहसास दिलाए। ये एहसास खुद करना होगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हर चीज से बढ़कर अपने जीवन की नायिका स्वयं बनिए। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। सपने देखिए, सपने जरूर देखिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ हाथ पैर भी चलाइए, कुछ दिमाग भी चलाइए। अपने सपनों को सिर्फ आप ही पूरा कर सकती हैं, और नकारात्मक थैंक यू अनुप्रिया जी। रहता है, उससे अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए। वंस अगेन, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना अमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद अनुप्रिया जी, आपने बहुत ही शानदार बात कही कि स्टार्ट डूइंग। केवल प्लानिंग्स मत कीजिए, उनके ऊपर काम करना भी शुरू कीजिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातों को उठाया, जैसे कि अपनी हैप्पीनेस का या अपने डिसीजंस का रिमोट हमें किसी और के हाथ में नहीं देना है, वो हमें अपने पास ही रखना है, ताकि हमारा जो आत्मविश्वास है वो किसी की भी किसी तरीके की टिक्का टिप्पणी से नीचे ना जाए। और इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सच्चाई है कि हर बात में लोग कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आपका जो आत्मविश्वास है वो नीचे आए, सिर्फ इसीलिए कि आप महिला हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने इतना समय हमें दिया।